हेलो एवरीवन, अभिज्ञान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है वैकल्पिक विषय इतिहास। एक ऐसा विषय जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वर्तमान का जो यूपीएससी और कुछ पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस का सिलेबस है इतिहास का, वो चयन के दृष्टि से विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। यूपीएससी में इतिहास क्यों लेना चाहिए, कैसे इतिहास विषय पढ़ना चाहिए, हमारी लेखन शैली कैसे हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। इतिहास विषय के बारे में कुछ लोगों में यह भ्रांतियाँ होती है कि इतिहास विषय बहुत रटना पड़ता है, इसमें डेट्स बहुत होती हैं, फैक्ट्स बहुत होते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों की अभिरुचि कम होती है। लेकिन मेरा दावा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर हमारे क्लास के साथ चलते हैं, तो न सिर्फ आपकी अभिरुचि इतिहास में जगेगी बल्कि आप सेलेक्ट होकर के अच्छा रैंक भी लाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी में इतिहास विषय से। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम इतिहास विषय ही क्यों लें, अन्य विषय क्यों न लें। तो उसके कई कारण हैं। जैसे इतिहास जो वैकल्पिक, इस विषय को लेने से ये वैकल्पिक विषय के रूप में तो आपको सशक्तता प्रदान करेगा ही, साथ ही जीएस के जो चारों पेपर होते हैं, निबंध का जो पेपर होता है या जो साक्षात्कार होते हैं, इसमें भी आपको इतिहास से बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, इस पे हम बात करते हैं। जीएस का जो पहला पेपर होता है यूपीएससी में, उसमें लगभग 90 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से होते हैं। तो अगर आप वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास पढ़ते हैं तो आपके 90 मार्क्स यहाँ श्योर हो जाते हैं। कभी कभी इन मार्क्स की जो संख्या है वो ऊपर भी हो जाती है, लेकिन 80 से 90 मार्क्स तो आपके यहाँ स्कोर हो ही सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जीएस पेपर सेकंड में। जीएस सेकेंड पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, उसकी तैयारी भी इतिहास, अगर आप वैकल्पिक विषय लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो भाग होता है वो वैकल्पिक विषय पढ़ने के दौरान ही आपका तैयार हो जाता है। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो जीएस सेकेंड पेपर में आईआर का पोर्शन होता है, वहाँ भी वैकल्पिक विषय के माध्यम से हमें सहायता मिल सकती है। जैसे जो विश्व इतिहास का पोर्शन होता है वैकल्पिक विषय का, वो आईआर का आधार होता है। हम विश्व इतिहास को इग्नोर करके आईआर की तैयारी नहीं कर सकते।
सपोज दैट वर्तमान भारत चाइना का रिलेशन हो, भारत अमेरिका का रिलेशन हो, भारत नेपाल का रिलेशन हो, या भारत के अन्य देशों से रिलेशन हो, अगर हमें इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो हम आईआर की समझ नहीं बना सकते। तो आईआर की व्यापक समझ बनाने के लिए हमें विश्व इतिहास की जानकारी होनी जरूरी होती है। तो ये यहाँ आपके लिए हेल्प करेगा विश्व इतिहास। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर सेकंड में। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर थर्ड की, कि जीएस पेपर थर्ड में वैकल्पिक विषय इतिहास कैसे सहायक है। तो जीएस पेपर थर्ड में जो यूपीएससी के सिलेबस में भारत में आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार वाला पोर्शन है वो हमारे इतिहास का विषय है कि कैसे भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया क्रियान्वित की गई, जो भूमि सुधार से जुड़ी हुई अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं वो कैसे क्रियान्वित हुई, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में क्या आर्थिक गतिविधियां थी। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम इस पेपर को हल नहीं कर सकते, जिसकी बहुत अच्छी जानकारी हमें ऑप्शनल इतिहास से मिलती है। अगर हमारी जानकारी ऑप्शनल इतिहास में अच्छी है तो हम यहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं निबंध पर। तो हम देखते हैं कि जो निबंध का पेपर होता है उस पेपर में जो इतिहास से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो चाहे भारतीय इतिहास से जुड़े हों, चाहे विश्व इतिहास से जुड़े हों। तो ऐसे व्यक्तित्वों की जानकारी हमें तभी हो सकती है जब हमने इतिहास का गहन अध्ययन किया हो, और ये अध्ययन हमारे जीएस में भी सहायक होता है। इसके बाद हम बात करें साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें भारत के इतिहास की, विश्व के इतिहास की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सपोज दैट हाल के दिनों में भारत और नेपाल के संबंधों में कुछ कटुता आ गई। मान लीजिए कि जब आपका इंटरव्यू हो और इस समय भारत के अन्य देशों के संबंध में अगर इस तरह की चर्चा हो और वही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएं, तो जब तक आपको भारत नेपाल संबंधों के इतिहास की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए इंटरव्यू में भी वैकल्पिक विषय इतिहास हमारे लिए सहायक होता है। तो हम देख सकते हैं कि जीएस चारों पेपर में वैकल्पिक विषय इतिहास किस तरह से सहायक होता है। न सिर्फ जीएस के चारों पेपर में बल्कि इंटरव्यू में भी आपके लिए ये कितना सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास ही क्यों, अन्य विषय क्यों नहीं, इस विषय के लाभ और क्या हैं, इस विषय को कैसे पढ़ा जाए। इस विषय को समझने के लिए, इस विषय की व्यापक तैयारी करने के लिए हमारे अध्ययन स्रोत क्या हों।
तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इतिहास विषय की तैयारी के लिए हमारे अध्ययन स्रोत क्या हों, हम कैसे अध्ययन करते हैं। कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे स्रोत क्या क्या हों ताकि हमें इतिहास के विषय से संबंधित व्यापक जानकारी हो सके। आप देखेंगे कि यूपीएससी के वैकल्पिक विषय इतिहास का जो पुराना पैटर्न हुआ करता था और जो नया पैटर्न है, इसमें व्यापक चेंज आ गया है। प्रश्नों की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति सीधी होती थी, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते थे, लेकिन अब नए पैटर्न में यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन बहुत सूक्ष्मतम रूप में पूछे जा रहे हैं। तो जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो सूक्ष्मतम रूप तक होनी चाहिए ताकि जो सीधे सीधे क्वेश्चन आए वो भी आप हल कर पाएँ, और जो सूक्ष्मतम रूप में हो, जो वर्तमान का ट्रेंड है, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो बहुत से बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं कुछ बुक्स बताता हूँ ताकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो सके। उसके बाद जब आप हमसे जुड़ें तो जो एडवांस लेवल की तैयारी है, जो यूपीएससी के पैटर्न की तैयारी है, जो यूपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, जो यूपीएससी के सूक्ष्मतम रूप में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, उन गहराइयों तक हम पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए बेसिक्स के लिए। तो सबसे पहले इतिहास विषय को समझने के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इतिहास का कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे विश्व इतिहास हो। इतिहास के विभिन्न भागों की बेसिक जानकारी हमें एनसीईआरटी से मिल जाती है। अब कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो मेरा ये जवाब है कि एनसीईआरटी आपका आधार जरूर तैयार कर देता है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाएगी। उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। जो यहाँ से क्लास नोट्स मिलेंगे उनका आप गहन अध्ययन कीजिए। साथ ही हमारे साथ जो क्लास का प्रोग्राम होता है उसको कंटिन्यू कीजिए। जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज आयोजित करवाए जाएंगे हमारे संस्थान द्वारा, आप उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी लेखन शैली को बेहतर कर सकते हैं। अगर इन सारी प्रक्रियाओं को आपने कर लिया तो मेरा दावा है कि आप हिस्ट्री में 60% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिए कि जितनी मेहनत आप करते हैं, आपको सफल बनाने के लिए उससे दुगनी मेहनत हमें करनी पड़ती है। वो मेहनत आपके लिए होता है ताकि आपको हम फाइनल सेलेक्ट करवा सकें। तो एनसीईआरटी के अलावा आप अगर चाहें तो विभिन्न भागों के लिए कुछ और बुक्स भी देख सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत के लिए झैन श्रीमाली सर की प्राचीन भारत आप देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप सतीश चंद्र सर की मध्यकालीन इतिहास देख सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए आप आर.एल. शुक्ल सर की या बंदोपाध्याय सर की बुक देख सकते हैं। विश्व इतिहास में मेरा ऐसा मानना है कि आप दीनानाथ वर्मा सर की बुक भी देख सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का बदलता पैटर्न है, जो यूपीएससी के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, उसकी तैयारी हम आपको संस्थान में करवाएंगे। हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे बीपीएससी का पैटर्न है। तो हम देखते हैं इतिहास में यूपीएससी के सिलेबस में इतिहास के 4 भाग हैं।
प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। यहाँ प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आते हैं। वहीं आधुनिक काल और विश्व इतिहास ये सेकंड पेपर के अंतर्गत आते हैं। यूपीएससी में जो वैकल्पिक विषय है ये 500 अंकों का होता है। और ये 500 अंक आपको सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो इस 500 अंक को कैसे अपने सफलता में बदला जाए, कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए जाए, उसके लिए जो मूल मंत्र है वो ये है कि लगातार अभ्यास। अगर आप हमारे साथ क्लास में निरंतर अभ्यास करते हैं, वो चाहे हमारे द्वारा बनाए हुए प्रश्न हों या अब तक यूपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हों, अगर आपने इन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली विद इन टाइम, तो निश्चित रूप से आप 60% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमारे साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 300 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है नियमित अभ्यास। अगर हम आपको क्लास मटेरियल उपलब्ध करवा दें, बुक्स हमने बता दी, आपने सारी बुक्स पढ़ ली, सारे नोट्स पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो वो अध्ययन किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अब तक पूछे गए इतिहास विषय में जो प्रश्नों का पैटर्न रहा है या हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाए जाएंगे, इन प्रश्नों का आप निरंतर अभ्यास करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वैकल्पिक विषयों में जो प्रश्नों के पूछने का क्रम होता है, पूछने की जो प्रक्रिया होती है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है, वो कैसी होती है। अगर हम बात करें इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट की, तो इस पेपर फर्स्ट में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सेम इसी तरह की बात पेपर सेकंड में होती है। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 8 होगी, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपको एक प्रश्न मानचित्र से रहेगा, और ये मानचित्र के प्रश्न टिप्पणियों के रूप में रहेंगे। साथ ही ये प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी नेचर का होता है। उसी तरह पेपर फर्स्ट में जो 5वां प्रश्न होगा वो भी आपके लिए कंपलसरी नेचर का होगा। तो 2 प्रश्न आपके लिए कंपलसरी नेचर के होंगे जिसका उत्तर आपको देना है। अन्य प्रश्नों में आप विकल्प को देखकर चूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है कि पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन होते हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल। तो चाहे तो आप 3 क्वेश्चन प्राचीन काल से कर लें, 2 क्वेश्चन मध्यकाल से करें, या फिर
3 क्वेश्चन आप मध्यकाल से करें, 2 क्वेश्चन प्राचीन काल से करें। इसी तरह की प्रक्रिया पेपर सेकंड में होगी, जिसमें पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी नेचर का होता है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पेपर सेकंड में मानचित्रावली से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होगा। यहाँ भी आपको 5 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं और 2 क्वेश्चन कंपलसरी नेचर के हैं। तो हम देखते हैं कि मानचित्रावली से प्रश्न भी आते हैं, तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि इतिहास को अगर हम पढ़ें तो मानचित्रों के आधार पर पढ़ें। अपने अध्ययन के समय हम मानचित्रों को सामने रखें, ताकि अगर कोई प्रश्न पूछा जाए एग्जामिनेशन हॉल में, मानचित्रों के माध्यम से आप उस पृष्ठभूमि को विजुअलाइज कर सकें, आप उस पृष्ठभूमि को समझ सकें। इससे आपकी तैयारी और व्यापक हो सकती है। तो इससे 2 बेनिफिट है। अगर आप मानचित्र को सामने रखकर अध्ययन करते हैं तो इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले मानचित्रों के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। साथ ही इतिहास और भूगोल में जो संबंध होता है आप उसको भी समझ सकेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रश्न की पृष्ठभूमि को आसानी से समझ सकेंगे। तो जो भी पढ़ें इतिहास विषय में मानचित्रों को सामने रखकर पढ़ें, ताकि आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में ये सहायक हो सके। हम क्लास में मानचित्रों का भी गहन अध्ययन करवाएंगे, ताकि मानचित्रों से संबंधित जो भी टिप्पणियाँ आती हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मानचित्रों की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप घर में एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं कि जो इतिहास से संबंधित जो मैप आते हैं उन मैप को लेकर के आप लेमिनेशन करवा लीजिए और लगातार उस पर विभिन्न स्थलों का अभ्यास कीजिए। ये तो आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन हम अपने क्लास के दौरान जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके दौरान हम लगातार मानचित्रों की प्रैक्टिस आपकी क्लास में करवाएंगे। अब हम आते हैं कि वैकल्पिक विषय इतिहास यूपीएससी में तो है ही, इसके अलावा कुछ पीसीएस जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन राज्य के सिविल सेवाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास है, और वहाँ भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन में सहायक हो सकते हैं। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का इतिहास विषय का सिलेबस है लगभग वो पूरा सिलेबस यूपी पीसीएस का सिलेबस है। लेकिन अगर हम बिहार पीसीएस के इतिहास विषय के सिलेबस की बात करें तो हम देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में और बिहार के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो जो बिहार पीसीएस का इतिहास विषय का सिलेबस है इसमें एक तो मानचित्रों से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, दूसरा इसमें अंतर ये है कि बिहार पीसीएस के सिलेबस में इतिहास के सिलेबस की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। बिहार पीसीएस का इतिहास विषय का जो सिलेबस होता है इसमें इतिहास विषय 300 अंकों का होता है। इन 300 अंकों को 6 क्वेश्चन को हल करने पे आपको 300 अंक प्राप्त हो सकते हैं। एक प्रश्न 50 अंकों का होता है और टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तब आपको 300 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न इनसे थोड़ा हटके है। तो अगर आप यूपीएससी के सिलेबस की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो यूपी पीसीएस के इतिहास विषय की तैयारी, बिहार पीसीएस के इतिहास की विषय की तैयारी आपकी आसानी से हो जाती है। और एक इतिहास विषय को यूपीएससी के लिए पढ़ने से इन दोनों राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं की भी तैयारी हो जाती है। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतर आपको लेखन का अभ्यास करना पड़ेगा। अब लेखन के अभ्यास के दौरान हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे लेखन का अभ्यास करना चाहिए, हम इस बारे में चर्चा करते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी प्रश्न के आंसर की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके 3 पहलू होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। और ध्यान रखें कि किसी भी प्रश्न में इन तीनों भागों के लिए मार्क्स निर्धारित होते हैं। अगर आपने किसी भी प्रश्न में किसी एक भाग को छोड़ दिया या कम कर दिया या प्रश्नों की प्रवृत्ति के अनुरूप आपने उस भाग को डील नहीं किया तो आपके नंबर कट जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि कंपटीशन में एक एक नंबर की फाइट होती है। जहां आपके 1 नंबर कम हो रहे हैं वहीं दूसरे छात्र उस 1 नंबर को अर्जित कर रहे हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि प्रत्येक भाग पर आपका पूर्ण ध्यान हो, आपने प्रत्येक भाग की पूर्ण रूप से तैयारी करके और तब आंसर को डील किया हो। जैसे कई छात्र होते हैं कि प्रश्नों की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उनसे उनका परिचय पूछें तो अपना परिचय देने के बजाय वो अपने से जुड़ी तमाम सारी बातें बता देंगे लेकिन अपना परिचय नहीं देते हैं। बस यही बात किसी भी विषय के आंसर में होता है। आप बस उतनी ही बातें लिखें जितनी बातें आपसे पूछी जा रही हैं। प्रश्नों की प्रवृत्ति के अनुरूप जवाब दें। कभी भी एग्जामिनर को दाएं बाएं भटकाने का प्रयास न करें। अगर आपका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके उत्तर में भटकाव आ गया तो वहीं से आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करें तो प्रश्नों को 1 मिनट देख करके पहले समझें कि प्रश्नों में पूछा क्या जा रहा है। कई बार एक प्रश्न में टेल जुड़े रहते हैं। हमने प्रश्न के शुरुआती लाइन देखकर ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली और हम अपना आंसर दे दिया। लेकिन अगर हमने टेल को छोड़ दिया तो टेल के लिए जो मार्क्स हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। समझने के बाद मन में एक फॉर्मेटिंग तैयार करें। फॉर्मेटिंग किस चीज़ की? कि हमको भूमिका में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। अगर आपने मन में ये फॉर्मेटिंग कर ली तो आप विद इन टाइम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मेटिंग नहीं की तो आपके उत्तर में बिखराव आना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रश्न को देखते ही पहले प्रश्न पर 1 मिनट विचार करें, उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में रणनीति बनाएं, उसके बाद उत्तर लेखन की शुरुआत करें। चूँकि यूपीएससी में शब्द संख्या लिमिट होती है, समय का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने उत्तर लेखन में जो बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं उन लाइनों को न लिख करके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम अपने शब्दों को सीमित कर सकते हैं और हम अपनी बात को भी प्रभावपूर्ण ढंग से रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी निरंतर अभ्यास जरूरी है। वो अभ्यास कैसे होगा? तो आप नियमित रूप से कोई भी समाचार पत्र पढ़ें। आप अपने जो शब्द भंडार हैं उसको ज़्यादा अच्छा करना चाहें आंसर राइटिंग के लिए, कैसे उन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, इस बात को अगर आप सीखना चाहें तो रेडियो के न्यूज़ ज़रूर आप सुनें। रेडियो के न्यूज़ को सुनने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे सीमित समय में पूरी न्यूज़ सुना दी जाती है, कोई भी न्यूज़ छूटता नहीं है और पूरे देश को एक साथ सुनाया जाता है। इसीलिए उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं। ऐसी बातें नहीं रखी जाती हैं जो देश के लिए इरेलेवेंट हो। तो आप अपने उत्तर को बेहतर बनाने के लिए न्यूज़ सुन करके भी उसका सफल प्रयोग कर सकते हैं। समाचार पत्रों में कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का काम कर जाएंगे। और इस तरह से अगर आप अपनी लेखन शैली करते हैं तो विद इन टाइम अपना आंसर आप पूरा कर सकते हैं और आप वही बातें लिखेंगे जो प्रश्नों में पूछा जा रहा हो।
एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोडक्शन में आपको वही बातें लिखनी है जो आपने अपने पूरे आंसर में कहना हो। आपको जो बात आप अपने पूरे आंसर में कहना चाह रहे हो उसी बात को आपको इंट्रोडक्शन या भूमिका में लिखना होता है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैटर ज़्यादा है तो आप अपनी बातों को बिंदुवार ढंग से लिख सकते हैं भूमिका लिखने के बाद, और मेन बॉडी के बाद आप कंक्लूजन लिखना कभी ना भूलें, क्योंकि कंक्लूजन के लिए भी मार्क्स रखे होते हैं। अगर आपने ये पोर्शन छोड़ दिया तो आपके मार्क्स यहाँ से भी कटेंगे। तो लेखन शैली में अगर इस तरह के प्रयोग किए जाएं, लगातार अभ्यास किए जाएं, तो आसानी से आप यूपीएससी में 300 के पास पहुंच सकते हैं। 300 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पुस्तक को आप पढ़ते हैं, सपोज दैट आपने एनसीईआरटी पढ़ा, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको सीधे सीधे कहानी की तरह एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। आपको ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा ताकि यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी के प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, आप उसको समझ सकें। आप इस तरह से अध्ययन कर सकें ताकि पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकें। तो हम बात करते हैं कि कैसे किसी अगर किताब को आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट एनसीईआरटी पढ़ें या कोई और बुक्स को पढ़ें, तो कैसे पढ़ा जाए। तो ध्यान रखें, किसी भी विषय को पढ़ें तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमेशा आपके मन में कुछ प्रश्न घूमते रहने चाहिए। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। अगर आपने किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ा तो उस विषय की आपकी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक उठाया, तो सबसे पहले देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तक कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ अवस्थित थी, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, साथ ही ये सभ्यता विकसित क्यों हुई, उसके क्या कारण थे। अगर आपने किसी भी टॉपिक को इन चरणों में इस तरह से बांट करके पढ़ा है तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार हो, आपको तीनों चरणों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को कहानी की तरह पढ़ लिया तो आज आप पढ़ेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। और ये इतिहास विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इतिहास में डेट्स भी होती हैं, फैक्ट्स भी होते हैं। तो वो नॉर्मली आप सीधे सीधे कहानी की तरह पढ़ेंगे तो ये याद नहीं रह पाएंगे। और हमारे उत्तर लेखन में डेट्स की भी प्रासंगिकता होती है, फैक्ट्स की भी प्रासंगिकता होती है। तो ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ा जाए। अगर हमने किसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ा है तो चाहे यूपीएससी ने कितना भी अपना प्रश्न घुमाया हो, कितना भी ट्विस्ट किया हो, आप उस प्रश्न की गहराई को समझ जाएंगे, आप उस प्रश्न की रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे। और कोई भी फैक्ट होता है, उस फैक्ट को लंबे समय तक याद करने के लिए, याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जो फैक्ट्स होते हैं वो कील के समान होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दीवार के समान होते हैं। जो फैक्ट रूपी कील है वो दीवार में तभी आप लगा सकते हैं जब आपकी दीवार अर्थात कॉन्सेप्ट मजबूत हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी दीवार मजबूत नहीं है, तो फैक्ट्स 2-4 दिन याद रहेंगे, फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट रट के भी काम नहीं चला सकते, फैक्ट्स आपको रटने ही पड़ेंगे। तो अगर आपके पढ़ने का ये तरीका रहेगा तो आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी आसानी से, वो चाहे फैक्ट्स हों या कॉन्सेप्ट हों। और इस बात का निरंतर अभ्यास हम अपनी क्लास में आपको करवाएंगे। संस्थान के माध्यम से जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें नोट्स बनाने की भी प्रक्रिया इसी प्रकार की है, ताकि
आप चीज़ों को सूक्ष्मतम रूप से समझ सकें और आप बेहतर उत्तर लेखन कर सकें। तो आज हमने इतिहास विषय के ओवरव्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारी जो अगली कक्षा होगी वो मानचित्रों के अध्ययन से शुरू होगी, ताकि ऑप्शनल फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न भी आप आसानी से हल कर पाएँ, साथ ही इतिहास विषय को अच्छे से समझने में आपको सहायता मिले। थैंक यू सो मच।